दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है मेरे पास जालंधर पंजाब से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखा जाए और कार्यक्रम प्रत्येक दिन का देखना चाहिए। शुरू करते हैं बिना किसी समय का नुकसान किए। जन्म कुंडली में पंचांग का विशेष महत्व होता है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, खास करके इस बात को लेकर के कि कुंडली के जितने भी ग्रह हैं, आपका जो व्यक्तित्व है, आपका धर्म, आपका अधर्म, आपका सदाचरण, आपका व्यवहार, आपके वैचारिक जो प्रभाव हैं, आपका जो सुख है, दुख है, पाप है, पुण्य है, सब टोटल दिनचर्या कैसी है, विचार कैसे बन रहे हैं, कौन सी दशा कैसी जाएगी, कौन सा समय कैसा रहने वाला है, इन सभी चीज़ों में हमारा पंचांग बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता भी है। इसलिए कभी भी एक अच्छा ज्योतिषी कभी अपने जन्म कुंडली में या जन्म कुंडली देखते समय पंचांग को नज़रअंदाज नहीं करता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि इनका जन्म होता है श्रावण माह में और दक्षिणायन होता है, उस समय सूर्य दक्षिणायन होते हैं। मैंने ये बात बहुत पहले भी कही है और हर कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में कहता हूँ कि दक्षिणायन में जितने भी पापग्रह होते हैं, मतलब शनि, मंगल, राहु, केतु, ये सब बलि हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो व्यक्ति श्रावण माह में जन्मा होता है वो भोगी प्रवृत्ति का होता है और माता से सुख अर्जित करने वाला होता है, जबकि पिता से उसे धन की प्राप्ति होती है। इसी बात की पुष्टि मैं आगे करूँगा, बने रहिएगा कि क्यों होती हैं। तो एक तो प्रभाव श्रावण माह में जन्मे होने का प्रभाव हो गया कि पिता से धन और माता से सुख प्राप्त होता है, जबकि ये बात इनकी कुंडली में भी कैसे लागू हो रही है ये आगे बात करेंगे, बने रहिएगा कार्यक्रम तक। वर्षा ऋतु में जो लोग जन्मे होते हैं, जिनका जन्म वर्षा ऋतु में होता है, वो मतलब उनके दिमाग की उत्पादक शक्ति बड़ी तीव्र होती है, उनके दिमाग में बहुत सारे विचार बनते हैं, उनका दिमाग बहुत सारे प्रश्न पूछने वाला होता है और उत्तर ढूंढने के लिए वो व्यक्ति लालायित रहता है, मतलब जिज्ञासु प्रवृत्ति वाली होती है। धर्म व्यक्ति के जीवन में सदैव रहता है, आध्यात्मिकता और चिंतन बना रहता है। कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा शुभ ग्रह नहीं होते, ये पापक ग्रह हो जाते हैं। दक्षिणायन में पापक ग्रह बलि होते हैं। इस वजह से भी शनि, मंगल, राहु, केतु और खास करके चंद्रमा जो यहाँ पापक होंगे ये बलि हो जाएंगे। और पापक ग्रह के चंद्रमा व्यक्ति को प्राइवेट नौकरी करवाते हैं या कई बार अपने जन्म स्थान से दूर रह के घुमा फिरा करके धन देने वाले बना देते हैं। मृगशिरा नक्षत्र, वस्तुतः ये नक्षत्र तो मंगल का है, पर इसके स्वामी जो देवता हैं वो चंद्रदेव हैं। तो ओम चंद्रमशे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए और व्यक्ति को चटौली बोलते हैं, चटौली की जड़ अगर हो सके तो गले में धारण करना चाहिए। अगर वो नहीं मिले तो आप चिरचीटे का जड़ भी गले में धारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ शंख का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को शंख दिया करिए, करीब बहुत सारा शंख खरीद लीजिए, 1000, 1200, 2000, 5000 का। और जो कोई ब्राह्मण मिले और अगर वो पूजा पाठ करता हो तो उसे शंख का दान करिए। साथ ही साथ आपकी कुंडली में इस मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे हैं तो चांदी का दान भी कर सकते हैं। फलों का दान भी आपकी कुंडली में बड़ा उत्तम परिणाम देगा। ये बात हमेशा दिमाग में रखिए कि अगर चंद्रमा मजबूत हैं, चंद्रमा अच्छे हैं, चंद्रमा खराब हैं, कोई भी ग्रह खराब है, कोई भी ग्रह मजबूत है, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप उसका दान करेंगे या नहीं करेंगे। दान किसी भी वस्तु का किया जा सकता है। विशेषतया दान में जैसे हमारे शास्त्रों में बात आई है, पद्म पुराण में भी कई बार बातें आई हैं, स्कंद पुराण में भी बात आई है, स्वर्ण का दान और बछड़े सहित गो का दान और उसके बाद भूमि का दान, ये तीनों श्रेष्ठ दानों में इन्हें रखा गया है। उसके बाद अन्न का दान, विद्या का दान, ये सब चीज़ें दान के परिभाषा को शुद्ध करती हैं। उसके बाद बात करेंगे मृगशिरा नक्षत्र पर। मैंने बात की कि आपको दान करना चाहिए किन किन वस्तुओं का, मैंने बताया। आप स्वर्ण का दान कर सकते हैं, शंख का दान कर सकते हैं, अनाज का दान कर सकते हैं, चांदी का दान कर सकते हैं, ब्राह्मणों को पुस्तक का दान कर सकते हैं, है ना। और ओम चंद्रमशे नमः इस मंत्र का प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो आप किसी भी गुरु से दीक्षित होकर के गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने दिनचर्या को बिल्कुल ही शुद्ध रखना होगा। पत्नी से मतभेद इस कुंडली में बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि मैं आगे उस पर चर्चा करूंगा। आगे बात करते हैं हर्षण योग, ये बहुत अच्छा है और वाणिज्यकरण होगा, व्यक्ति व्यापार भी कर सकता है। और यहाँ जो व्यक्ति के पास धन आएगा वो रेगुलर एक जैसे प्राइवेट सेक्टर से धन आएगा, एक जैसा ही आएगा पर प्राइवेट सेक्टर से आता है। आईटी सेक्टर व्यक्ति का बड़ा मजबूत होता है। वो व्यक्ति कई बार
मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते देखा जाता है और क्रिएटिव क्षेत्रों में काम करते देखा जाएगा। उसकी बुद्धि क्रिएटिव क्षेत्रों में काम करती है और बहुत सारे जगह से वो धन भी कमाएगा। उसके पीछे का कारण है कि एकादशवें भाव के स्वामी गुरु एकादशवें भाव में पर शुद्ध इनकम करेगा। ऐसा नहीं है कि गलत तरीके से धन कमाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब व्यक्ति अगर सही तरीके से धन कमाएगा तो ही उसका धन उसके पास रहेगा, नहीं तो सब वो मृत्यु तुल्य हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं और वो कई बार खुदकुशी कर जाते हैं। वैश्य वर्ण और देवगण के होने के कारण यहाँ दाम्पत्य में कभी कभी कठोर संबंध तो नहीं, पर सामान्यतया वहाँ पे छोटे छोटे मतभेद देखने को मिलेंगे। लेकिन नवम भाव में उच्च के शनि, एकादशवें भाव में स्वग्रही गुरु और स्वग्रही मंगल, स्वग्रही सूर्य और उच्च के चंद्रमा, इससे बढ़िया कुंडली कुछ होती ही नहीं है। बस एकमात्र अगर जो जीवन में कभी परेशानी आएगी, चाहे स्वास्थ्य से हो, चाहे धन से हो, चाहे पारिवारिक, चाहे मानसिक, चाहे सामाजिक हो, जो भी परेशान, सामाजिक नहीं है, कर्म क्षेत्र में जो थोड़ी बहुत परेशानी आएगी वो केतु के कारण होगी। मैंने इससे पहले कल ही परसों एक कार्यक्रम बनाया था कि केतु जो होते हैं वो मंगल के ही जैसे परिणाम करते हैं। आप अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरा दूसरा और तीसरा चैनल है। एक चैनल है नकुल पाराशर के नाम पे, वो मेरा रेगुलर चैनल है, वो मेरा सबसे पहला पुराना चैनल है, 2019 से वो चल रहा है। और एक चैनल जो मैंने अभी 1 साल पीछे बनाया था जिस पे सिर्फ राशिफल प्रत्येक दिन का जाता है, वो नकुल पाराशर के ही नाम से है, राशिफल विथ नकुल पाराशर। आप ये सर्च करेंगे तो आपको वो चैनल मिल जाएगा। और इस चैनल पे मैं सिर्फ कुंडलियों का विश्लेषण करता हूँ और इसमें प्रत्येक दिन सुबह में कार्यक्रम मिलता है जिसमें सिर्फ कुंडली बनाई जाती है, कुंडली का विश्लेषण होता है। इसके लिए अलग से अपॉइंटमेंट बुक होती है, लोग अपनी कुंडली बनाते हैं, जो बड़ा ही अद्भुत होता है। तो यहाँ पे मंगल और केतु एक जैसे परिणाम करेंगे। केतु यहाँ मंगल के जैसे होंगे और व्यक्ति के करियर में एक ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा देते हैं और व्यक्ति करियर को लेकर के बड़ा संतुलित होता है, अनुभवी होता है और एनर्जी का फ्लो उसके जीवन में बड़ा अच्छा रहता है करियर को लेकर के। वैश्य वर्ण के होने के कारण व्यक्ति खाओ पियो मस्त रहो जियो और जीने दो के सिद्धांत पे काम करता है। सबके लिए उसके हृदय में आदर है। क्षत्रिय कौन श्रेष्ठ है? जो ब्राह्मणों का, गायों का और अपने गुरु का आदर करता हो। वैश्य कौन श्रेष्ठ है? जो धन कमाने में जुगत लगाता हो और धन का दान करता हो, है ना? ये बात याद रखनी होगी। तो वैश्य वर्ण के हैं। अब जन्मगत जाति जो है वो अलग होगी, पर यहाँ वैश्य वर्ण नक्षत्र के आधार पे व्यक्ति ऐसे ही स्वभावों वाला है कि वो सबको साथ लेकर के चलना चाहता है, संतुलन बनाना चाहता है, जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, शुद्ध इनकम कमाना चाहता है और अपने बुद्धि अपने बल पे धन कमाना चाहता है। यहाँ रोक करके मैं आपको पंचांग से अब थोड़ा सा ध्यान लग्न और लग्नेश, राशि और राशि पे लेके आता हूँ। लग्न बना है 15 अंश का शतभिखा नक्षत्र, 15 अंश 22 कला, कुंभ राशि बनी है लग्न में और ये स्थिर प्रकृति की राशि है। यहाँ व्यक्ति एक जगह पे टिक करके काम करता है, लेकिन चंद्रमा जब पापक हो जाते हैं तो व्यक्ति को भटकाने का काम कर देते हैं। व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में काम करता है जहाँ उसे कई बार नौकरी बदलनी पड़ती है या नौकरी बदलने की गुंजाइश हो जाती है। लग्न का मान जिस अंश पे बैठा है उसके आधार पर आपकी कुंडली में बड़ा अच्छा अनुभूत लग्न इसे कहते हैं और इसे बड़ा बेहतरीन लग्न का मान कहेंगे, जहाँ पे व्यक्ति की कुंडली में स्वास्थ्य, उसकी आयु, उसका जो निर्णय है, उसके जो कमिटमेंट की शक्ति है वो बड़ी अद्भुत होती है। वो सिर्फ पर्दे पर ही हीरो नहीं होता है, वो पर्दे से इतर भी हीरो होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा मैं जहाँ तक बोल रहा हूँ। वो सिर्फ पर्दे के लिए हीरो नहीं होता, वो अपनी वास्तविक शक्ति को लोगों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। कभी भी किसी को डराता नहीं है, कभी भी किसी को धमकाता नहीं है, कभी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करता है और कभी भी किसी से डरता नहीं है। ऐसा नहीं है कि पर्दे के पीछे हम खूब जो है पर्दे के ऊपर खूब बढ़िया दिलेर बने हुए हैं, अच्छे अच्छे डायलॉग मार रहे हैं और पर्दे के पीछे हमारी औकात बिल्ली भर भी नहीं है, तो ऐसा है। और पर्दे के पीछे हम Y+ और Z+ की सुरक्षा में घूम रहे हैं, तो वो असली हीरो नहीं है ना। तो ये कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो वस्तुतः बात होगी ये इसको मैं अगर थोड़ा सा अलग तरीके से कह दूं तो मर्दानगी वाली रहती है बात। मर्दानगी है, सिर्फ डायलॉग बाजी में मर्दानगी नहीं है, वो करके दिखाता भी है, वो वस्तुतः मर्दाना है। उसके अंदर मैस्कुलिनिटी जो बोलते हैं ना, वह मैस्कुलिनिटी जो हमारे पुराने ज़माने के जो राजा महाराजा होते थे, महाराणा प्रताप, ऐसी। तो यहाँ पे मंगल बढ़िया है तो व्यक्ति की कैपेसिटी अच्छी है, कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी है, चीज़ों को कैसे समझना है, ज्ञान का प्रभाव कहाँ रखना है, दान किसको देना है, किसका आदर करना है, किससे कैसे बात करनी है,
ये बड़ा अच्छा है और ये बहुत ही सही बात है कि व्यक्ति जो कमिट कर लेता है उसको पूरा करता है, सिर्फ पर्दे पे नहीं, पर्दे के पीछे भी। बहुत ध्यान से समझिएगा मैं जो बोल रहा हूँ। यहाँ बात करते हैं उच्च के चंद्रमा और वृष राशि का निर्माण कर रहे हैं, लग्न के अधिपति शनि होते हैं और जन्म कुंडली में उच्च के हैं। ये बहुत अच्छी कुंडली बनेगी। एकमात्र कमजोरी मुझे जो दिख रही है अपने ज्ञान के आधार पे कि चंद्रमा पक्ष बल से कमजोर है। अगर वो थोड़े पक्ष बल से बलवान हो जाते तो कुंडली वाह वाह हो जाती, पर फिर भी मैं समझता हूं कि पक्ष बल से कमजोर हैं, चतुर्थ में बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, राशि का अधिपति जन्म कुंडली में सप्तम स्थान में अपने भाव से 4 घर आगे शुभ ग्रह का, जिस राशि में चंद्रमा बैठे हैं ना, इस राशि का अधिपति शुक्र हुआ और लग्न के अधिपति शनि हो गए। तो लग्नेश और राशिश जब एक साथ हो जाते हैं या एक दूसरे से तृतीय एकादशवें के संबंध में हो जाते हैं या फिर दोनों मित्र हो जाते हैं, लग्न का मान अच्छा हो जाता है, राशिश बलवान है, चंद्रमा बलवान है, तो कुंडली को नेचर अच्छी मिलती है, उसकी वाक्पटुता अच्छी होती है, हृदय पटल बड़ा साफ है और वो भवन भूमि वाहन आदि का सुख बड़ा अच्छा गेन करता है। इसके पीछे का एक सिद्धांत है कि जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के राहु अगर जन्म कुंडली के योग कारक ग्रह या केंद्र के अधिपति के साथ या केंद्र में शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं तो ये बड़े ही बलिष्ठ बनवा देते हैं जातक को, बड़ा ही उच्च कोटि का ज्ञाता, धर्मज्ञ, इमोशनल बिहेवियर रखने वाला, सबका आदर करना, दाम्पत्य में अच्छा नेचर रखने वाला, पत्नी थोड़ी हावी रहती है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव और शुक्र का प्रभाव दोनों ठीक होगा। ग्रह जो कमजोर बैठे हैं वो कौन बैठे हैं मैं अभी बता दूं। इस कुंडली में सूर्य और बुध भाव के आधार पर ठीक नहीं बैठे हैं, शुक्र फिर भी ठीक बैठे हैं क्योंकि अपने भाव से वो 4 घर आगे बैठे हैं और शुभ ग्रह का अपने भाव से 4 घर आगे बैठना उस भाव की वृद्धि करने वाला। तो भवन भूमि वाहन, मेंटल पीस और जो एक प्रॉस्पेरिटी होती है, व्यक्ति का जो भाव है वो बड़ा अच्छा है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है, कोई दिमाग में ऐसी उधेड़ बुन नहीं है, किसी के प्रति कोई गलत और दुर्भावना से ग्रसित नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस चंद्रमा के कारण मिल जाएगा। अब व्यक्ति जो परेशान होगा तो वो किसी दूसरे को अपनी परेशानी से परेशान नहीं करेगा। जैसे मैं बताता हूँ कि चंद्रमा जो होते हैं वो व्यक्ति को दूसरों की प्रगति देख करके खुश करने वाला बना देते हैं या होने वाला बना देते हैं। अपनी परेशानी वो किसी से बताना नहीं चाहता, इंट्रोवर्ट होता है, लेकिन कुछ मामलों में ही, जैसे अपनी परेशानी में वो किसी दूसरे को परेशान नहीं करना चाहेगा। मैं जब बीमार होता हूँ, मैं दिल्ली जाता हूँ, मैक्स में इलाज हमारी चलती है, मैं मैक्स में इलाज कराता हूँ, तो अभी तक जितनी बार भी गया हूँ अकेले गया हूँ और किसी को परेशान नहीं किया हूँ। यहाँ तक कि कई बार तो ऐसी स्थिति हो गई कि बेड पे भी पड़ा हूँ और कम से कम 5-7 घंटे बेड पे रहा हूँ, 10 घंटे बेड पे रहा हूँ, पर फिर भी किसी को लेके नहीं गया, अकेले ही गया हूँ, कोई नहीं। पिछले साल दिसंबर में मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन भी हुआ था, उसमें भी किसी को लेके नहीं गया था, घर से किसी को नहीं, अकेले जाता हूँ, अकेले सारा काम जो भी होता है डॉक्टर लोग करते हैं। तो ये बात, ऐसे ये लोग होते हैं जो किसी को भी अपनी परेशानी से परेशान नहीं करने देना चाहते या नहीं होने देना चाहते हैं। दूसरों की प्रगति से बड़े खुश होते हैं, दूसरों की खुशी में शामिल होते हैं, दुख से ज़्यादा उसके सुख से ज़्यादा उसके दुख में शामिल होते हैं। और ये अच्छी बात है। अगर हो सकता है कि किसी के यहाँ कोई अच्छी बात हुई है तो हो सकता है कि उसके यहाँ वो ना जाए, पर दुख पड़ने पे, उसके यहाँ कोई विपत्ति पड़ने पे वो सबसे पहले तैयार होते हैं और जाते हैं। तो ऐसे चंद्रमा बना देते हैं और ऐसा ये है। पंचम भाव पे मंगल का प्रभाव और गुरु का प्रभाव व्यक्ति को विवेकवान, धर्मज्ञ और शास्त्र का आदर करने वाला, मर्यादाओं में रहने वाला और धर्मज्ञ बनाते हैं। दान करने वाला व्यक्ति धन कमाएगा तो दान करेगा, समाज में देगा, क्योंकि धर्म भाव में उच्च के शनि ये व्यक्ति को उसका जो काम है, उसका जो कर्तव्य है, जब उच्च के शनि हो जाएंगे लग्नेश होकर के, तो शनि देव जो होते हैं वो उसके कर्म के प्रति उसका जो बोध है वो बड़ा मजबूत और बलवान देते हैं। व्यक्ति अपने कभी भी अपने कर्मों से पथभ्रष्ट नहीं होता है। अपने वंश, जो उसका वंश है, जिस कुल में जन्मा है, उस परंपरा को आगे ले जाने वाला, परंपरा का पालन करने वाला, व्यक्तित्व का सही निर्धारण करने वाला, निर्णय सही लेने वाला, गंभीर, कुशाग्र, धर्मज्ञ और जीवट होता है, अनुशासित होता है। शनि को दैव में रखा गया है और इन्हें वंश के कर्म का दैव माना गया है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि उच्च के बैठे हैं, बढ़िया बैठे हैं, जैसे कि यहाँ बैठे हैं, तो ऐसे लोग कभी भी अपने कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ते। जो इनको लायबिलिटीज मिलती है, जो जिम्मेदारी होती है, ये बहुत ही खुले हृदय से उसका पालन करते हैं और उस जिम्मेदारी को निभाते हैं। ये किसी का हाथ बीच में से छोड़ के नहीं जाते, जो कह देते हैं उस पर
बहुत ही मजबूती से उसका पालन भी करते हैं और अपने कर्तव्यों का बहुत समुचित तरीके से निर्वहन भी करते हैं। तो ये लग्न और लग्नेश की प्रवृत्ति, लग्न का मान मैंने बताया पूर्व में बहुत उत्तम बना है, इस वजह से आयु, स्वास्थ्य, दिनचर्या। यहाँ सप्तम भाव पे सूर्य बुध शुक्र बैठे हैं जो व्यक्ति को कई बार दाम्पत्य के मामले में थोड़ा बहुत डरपोक बना देंगे। प्रायः ये छोटा मोटा डर लगा रहेगा कि पत्नी छोड़ ना दे, पत्नी गुस्सा ना हो जाए, या उसके हिसाब से अगर काम नहीं करूं तो थोड़ा घर में मतभेद होने लगेगा। तो ऐसी चीज़ें प्रायः एक दिमाग में डर बना के रखती हैं और ऐसा सामान्यतः आज के जीवन में होता भी है। पर यहाँ पत्नी को बहुत ज़्यादा हावी नहीं होना चाहिए। यहाँ सूर्य स्वग्रही है लेकिन फिर भी पश्चिम दिशा में, ये पश्चिम दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये उत्तर दिशा है और ये पूर्व दिशा है। तो पूर्व दिशा के स्वामी उच्च के हैं, मतलब पूर्व दिशा जो है वो सात्विकता का प्रभाव देती है। पश्चिम दिशा जो है वो तमस तत्व की प्रधानता लिए होती है। पश्चिम दिशा में जैसे शाम ढलती है तो वैसे तमस तत्व की प्रधानता, मतलब कामोत्तेजक भावनाएं बढ़ जाती हैं, है ना। और दक्षिण दिशा जो है वो राजसिक दिशा का द्योतक होती है। वहाँ पे राजाओं की भांति रहना, पूरे तेज के साथ चमकना, है ना, समाज में अपना प्रभाव फैलाना, तो ये दक्षिण दिशा में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे सत्व जो पुरुष जो लग्न में राशि बनी है वो पूर्व दिशा की राशि है, उसका अधिपति ही उच्च का है। और पश्चिम दिशा के स्वामी सूर्य स्वग्रही है, पर सूर्य के साथ बुध और शुक्र भी बैठे हैं। इस वजह से इसका 5% तक थोड़ा नेगेटिव प्रभाव मिलेगा, क्योंकि शुक्र और शनि का प्रभाव मैं यहाँ पे खराब नहीं देख रहा हूँ। नवांश चक्र में शुक्र स्वग्रही हो रहे हैं, लग्न चक्र में सूर्य यहाँ स्वग्रही है, नवांश चक्र में भी यहाँ पे वही राशि बनी है और यहाँ के अधिपति होकर के सूर्य देव जाकर के कहाँ बैठे हैं, नवांश चक्र में बैठे हैं चतुर्थ स्थान में। तो यहाँ पे केंद्र का स्वामी बैठा है केंद्र में। शनि और राहु के कारण, मंगल केतु बुध के कारण कभी कभी ससुराल वालों से कभी कभी मतभेद बनते हैं या फिर सामान्य सुख मिलता है। अब यहां मैं इतनी सारी चीजें बता करके भावों के अधिपतियों का संबंध बता दूं तो लग्न के अधिपति का उच्च का जाना ये बहुत उत्तम परिणाम देगा अपनी दशा में भी। द्वितीय के अधिपति का जन्म कुंडली में स्वग्रही होना और शनि से दृष्ट होना व्यक्ति को न्यायप्रिय, कानून का जानकार और लॉ फर्म में काम करना, सीए, बैंकिंग, फिनांस आदि के क्षेत्र में काम करने वाला बनाएगा और कई जगह से धन कमाने वाला भी बनाएगा। तृतीय स्थान के अधिपति का स्वग्रही मंगल का राहु और केतु के साथ होना, आगे गुरु और पीछे शनि के कारण पिता से धन प्राप्त करने वाला, पिता का खर्च वहन करने वाला, माता को साहसपूर्ण तरीके से उनकी आज्ञा का पालन करना और पिता के साथ बहुत अच्छे कम्युनिकेशन में रहना, ये सारी चीजें होती हैं। व्यक्ति माता और पिता का खर्च वहन करता है और उनकी सेवा भी करता है। चतुर्थ स्थान के अधिपति का अपने भाव से 4 घर आगे बैठना, सूर्य के साथ सुखेश होकर के बैठना, ये सामान्यतया उनकी दिनचर्या को ठीक रखते हैं। माता का सुख बढ़िया मिलता है, व्यक्ति का चरित्र अच्छा होता है। यहाँ राहु भी बड़े अच्छे परिणाम करने वाले होंगे। यहाँ राहु और केतु दोनों ही अच्छे परिणाम करेंगे और सामान्यतया इसके बड़े ही सुखद परिणाम व्यक्ति के भवन, भूमि, वाहन, चरित्र निर्माण, ज्ञान और त्यागने के बल को लेकर के होगा, क्योंकि चंद्रमा व्यक्ति को प्रवृत्ति मूलक नहीं बना करके कई बार निवृत्ति मूलक बनाते हैं, जो कि अच्छी बात है, जो परस्पर वस्तुओं को त्यागने की शक्ति देते हैं। पंचम स्थान के अधिपति का सप्तम में जाना, शुक्र के साथ बैठना और पंचम स्थान पे मंगल का प्रभाव आना, पंचमेश जहां बैठे हैं वहां से राहु और केतु का केंद्र में होना, कई बार व्यक्ति अच्छा धन तो कमा लेता है पर उसकी ये जिज्ञासा रहती है या उसकी ये इच्छा रहती है या उसमें ये लिप्सा रहती है कि मुझे और धन कमाना है, मुझे और क्रिएटिव होना है, मुझे और अपने आप को अपग्रेड करना है और मुझे और ज़्यादा आगे बढ़ना है प्रमोशन के मामले में, प्रोफेशनल बिहेवियर के साथ। छठवें भाव के स्वामी का जन्म कुंडली में चतुर्थ में आना, मंगल से दृष्ट होना, व्यक्ति को साहसी, जिद्दी, अपने नियम पे काम करना, सैद्धांतिक लक्षणों से युक्त, सरकारी नौकरी के या पिता को सरकारी नौकरी या पिता से सुख प्राप्त करना, पिता के कारोबार को आगे बढ़ाना, पिता की दिनचर्या को फॉलो करना, पिता के फुट स्टेप को फॉलो करना, ये सब यहीं से बात आ जाती है। माता का पक्ष बड़ा अच्छा रहता है, मामा मामी इन लोगों से भी संबंध अच्छे रहते हैं और कुशाग्रता व्यक्ति की बनी रहती है। सप्तम स्थान के स्वामी सूर्य सप्तम स्थान में बैठे हैं, लेकिन बैठे हैं चतुर्थेश के साथ, इस वजह से माता से भयंकर, बहुत भयंकर नहीं कहेंगे, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा उच्चतम कोटि का सुख प्राप्त होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़ा अच्छा संबंध इनकी कुंडली में सप्तम स्थान का बना हुआ है शुक्र के साथ। लेकिन शास्त्र कहता है कि सूर्य, बुध और शुक्र जब एक साथ किसी एक भाव में बैठ जाते हैं तो ये कई बार
उस भाव का फल कमजोर करने लगते हैं। इसके कारण हमें अपनी दिनचर्या को ठीक करना होगा। रेगुलर एक जैसी आमदनी को मेंटेन करने के लिए, अपनी क्षति को पूर्ति में करने के लिए, बदलने के लिए, जो नुकसान हुआ है उसको वापस रीगेन करने के लिए कई जगह से शुद्ध इनकम कमाने के पीछे भी दिमाग लगाना चाहिए। जैसे रेंटल प्रॉपर्टी हो जाए, खाने पीने का काम हो जाए, होटल का काम हो जाए, आईटी का काम हो जाए, बैंकिंग का हो जाए, उसके साथ साथ कपड़े का काम हो जाए, इतना सारा, इसमें से कुछ भी काम आप कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट और जो हथियार, गोला बारूद आदि होता है, पटाखे, इस तरीके के कामों में भी व्यक्ति को सफलता मिल सकती है। जमीन की खरीद बिक्री का काम भी आपकी कुंडली में बनेगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम भी आपकी कुंडली में बनेगा। तो ये मैंने सप्तम भाव के बारे में बात की। यहाँ पे कभी कभी, हालांकि इससे बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है, मैं इसको निग्लेजिबल ही मानता हूँ, क्योंकि गुरु जन्म कुंडली में इस भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। इस भाव का अधिपति यहाँ बैठा है। सूर्य और बुध ना सप्तम स्थान में बलहीन हो जाते हैं। नवांश चक्र में यहाँ चंद्रमा बढ़िया बैठ रहे हैं। ये वर्गोत्तम लग्न की कुंडली है और यहाँ के जो छठवें भाव के स्वामी हैं वो यहाँ पे लग्नेश बन रहे हैं, तृतीय भाव में बैठ रहे हैं, बुध सप्तम स्थान में। तो व्यक्ति व्यापारिक नेचर का है और कई बार वो अपने कारोबार को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट में भी रहता है। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे शुक्र, राहु, गुरु और शनि बैठे हैं। तो नवम भाव में गुरु अगर नहीं बैठे होते तो कर्म क्षेत्र में जो थोड़ा बहुत या जितना भी भाग्य का सुख मिल रहा है, जितना व्यक्ति सिद्धांतों पे चल करके अपना धन कमाता है, वो यहाँ पे नहीं होता। यहाँ भी भाग्य भाव बली है। मैंने इस पे एक कार्यक्रम बनाया था, उसका थंबनेल लिखा था कि सिर्फ एक भाव अगर बलवान हो जाए तो कुंडली सब कुछ दे देती है। शायद पुराना है, मुझे थंबनेल लिखने वैसे भी नहीं आता, आप लोग जानते हैं। ऐसा ही कुछ लिखा था कि भाग्य भाव अगर बलवान है किसी भी स्थिति में तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। व्यक्ति को पूर्वजों का आशीर्वाद इतना मिल जाता है, वो अपने वंश का नाम इतना आगे बढ़ाने वाला हो जाता है कि कहीं ना कहीं से उसको सुख प्राप्त हो ही जाता है। तो यहाँ पे ये बात बनी है। अष्टम स्थान के अधिपति का सप्तम में बैठ करके भाग्येश के साथ लग्न को देखना व्यक्ति की कंसंट्रेशन को डाइवर्ट करता है। वहाँ दिमाग कई बार नहीं जाए जहाँ व्यक्ति को दिमाग लगाना चाहिए। दिनचर्या बाधित होने के साथ साथ व्यक्ति के दाम्पत्य में कभी कभी खट्टे मीठे संबंध देखने को मिलेंगे। और वात, पित्त और कफ अनियंत्रित होता है। कई बार व्यक्ति को छोटी छोटी सर्दी, बुखार, सर्दी जुकाम आदि की समस्या होती रहती है। एलर्जी बेस्ड जितनी भी बीमारियां होती हैं, जो वायरल फीवर हो जाए, जो बोलते हैं ना फ्लू, या फिर जो बीमारियां फैल जाती हैं, संक्रामक बीमारियां, उससे संबंधित बीमारी इस कुंडली को परेशान कर सकती है। वैसे इस कुंडली का भाग्य, धर्म, आध्यात्म, चिंतन, वायु और पित्त और कफ ये ठीक है। छोटी मोटी बीमारियां, कफ जनित बीमारियों को लेकर हो सकती है। नवम भाव की स्थिति बहुत अच्छी बनी है, इसमें कोई संशय नहीं है कि आपकी कुंडली में लग्न और लग्नेश दोनों बली हैं। लग्न क्यों? क्योंकि लग्न का मान 15 अंश का उच्च अवस्था का लग्न है। और लग्नेश क्यों? क्योंकि ये भी बलवान होकर 17 अंश पे स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं। इस वजह से यहाँ पे ये बात बनती है। दशम स्थान में मंगल अपनी राशि के दिग्बली होकर के केतु के साथ अनुराधा नक्षत्र में, और उस पे उसके ठीक पीछे शनि के बैठने के कारण पिता का कर्तव्य व्यक्ति पूरा करता है, पिता के ऋण को पूरा करता है, पिता के छूटे हुए काम को आगे बढ़ाता है। माता पिता, बुआ, बुआ के लड़के, मामा, मामा के लड़के, इन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंस इसका होता है। परिवार का वो महत्वपूर्ण और जिम्मेदार व्यक्ति होता है। चतुर्थ स्थान में षष्ठेश का बैठना व्यक्ति को कई बार घर में छोटे मोटे कलह देता है, पारिवारिक कलह होता है, पर उसमें भी व्यक्ति के दुश्मन कोई भी नहीं बन पाते। यहाँ पे जो द्वितीय भाव के अधिपति हैं लाभ में, व्यक्ति को कुंडली में धनवान योग बना रहे हैं, जबकि सप्तमेश का सप्तम भाव में बैठना व्यक्ति को ये बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। एकादशवें भाव के स्वामी एकादशवें में वक्री हुए हैं, 9 अंश के वक्री हैं, इस वजह से उनका कुछ परिणाम काफी हद तक पेट से संबंधित समस्या में देने वाली बन सकती है। वक्री होंगे तो कुछ परिणाम वृश्चिक राशि का देंगे। ये अर्धजलीय राशि है, इस कारण से व्यक्ति अपने करियर में समझ तो विकसित कर लेता है, पर फिर भी उसको कभी कभी अपने बॉस को समझाना पड़ता है, सफाई देनी पड़ती है। और विशेषतया ये गुरु और मंगल की दशा में होता है। 12वें भाव के स्वामी भी उच्च के हैं। यहाँ लग्नेश होने के साथ साथ 12वें भाव के स्वामी हैं। विषम संख्या की राशि में पापक ग्रह का बैठना पापक प्रभाव की वृद्धि करता है, भाग्य में कभी कभी संघर्ष देगा, मंद गति से परिणाम देते हैं, ऐसा पक्का है, लेकिन देंगे अवश्य। इसमें एक बात और होगी कि भाग्य भाव का स्वामी या भाग्य भाव में अगर 12वें का स्वामी बैठा है तो इसमें हमारा 2-3 सिद्धांत लागू हो जाएगा। एक कि 12वें भाव से ये स्वतंत्र हो जाएंगे क्योंकि 2 भावों के अधिपति हैं। विषम संख्या की राशि में बैठे हैं, इस वजह से गौण राशि का फल करेंगे, मतलब 12वें भाव का। तो एक सिद्धांत क्या कहता है कि अगर ग्रह 2 भावों का स्वामी है
तो वो 12वें भाव से स्वतंत्र हो जाएगा, और दूसरे भाव का अगर स्वामी है तो अपने दूसरे भाव से स्वतंत्र होगा, मतलब कोई एक भाव से स्वतंत्र होगा। अब बैठा कहाँ है, तो भाग्य भाव में, तो वो किससे किसके इन्फ्लुएंस में प्रभाव करेगा, तो भाग्य भाव के इन्फ्लुएंस में आके प्रभाव करेगा। अब इसमें बात की फल वो ज्यादा किसका करेगा, अपनी मूल त्रिकोण राशि का या गौण राशि का, 12वें का या दूसरे का, मतलब दूसरी राशि का। तो यहां विषम संख्या की राशि में बैठे, इस वजह से गौण राशि का फल करेंगे। इस वजह से व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के धन कमाते हुए देखा जाता है, और तभी उसको न्याय भी मिलता है। क्लियर है। अब आगे मैं आपकी कुंडली में कुछ चीजें ग्रहों की दशाओं पे बात कर देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की दशा में व्यक्ति थोड़ा किरकिर करने वाला या इरिटेटिव साउंड करने वाला, और कभी कभी दाम्पत्य में मतभेद दिखाने के साथ साथ घर में छोटे मोटे कलह के योग बनाएंगे। ये महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर की बात भी मैं कर रहा हूं। उसे सूर्य के ऊपर चूंकि गुरु की दृष्टि है और उससे तीसरे घर में शनि बैठे हैं, तो व्यक्ति में साहस का बल भी बढ़ेगा, जबकि उस सूर्य की दशा में व्यक्ति के चरित्रवान होने का गुण बढ़ेगा और वो सैद्धांतिक लक्षणों से युक्त होकर के काम करेगा। चंद्रमा की दशा में व्यक्ति का मन, हृदय पटल बड़ा अच्छा, साफ, स्पष्ट और बेहतर बनेगा, जबकि चंद्रमा की दशा में व्यक्ति की दिनचर्या सटीक होगी, सही होगी। छोटे मोटे मानसिक आंतरिक कलह उसके दिमाग में ऊपर आएंगे, मतलब वो अपनी समस्याओं से परेशान होगा, किसी दूसरे की समस्या से नहीं। मतलब ये बात चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर और प्राणांतर में देखने को मिलेंगी। उसी चंद्रमा की दशा में महीने का जो 2-4 दिन होगा, विशेषतया कृष्ण पक्ष के निकट जब चंद्रमा जाने लगेंगे, अमावस्या के निकट, तब जाकर के उसका दिमाग थोड़ा अस्त व्यस्त होता है, वो अकेलेपन का शिकार होता है, और खास करके शनि की दशा में ये गुण और भी ज़्यादा या दोष देखने को मिलता है। मंगल की दशा में प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। मंगल की दशा में साहस, समस्या को समझने की शक्ति, क्रिएटिविटी, किस समस्या का कैसा हल निकालना है और कैसे चीज़ों को प्राप्त करनी है, समस्या से कैसे अपने आप को बाहर निकालना है, चोट लगी तो कैसे अपने आप को जो है वो फिर से रीइंट्रोड्यूस कैसे करना है, सामने वाले को कैसे उत्तर देना है, ये सब मंगल की दशा में व्यक्ति का प्रभाव बढ़ेगा। साथ ही साथ उसी मंगल की दशा में व्यक्तित्व में थोड़े दोहरे राजनीति के योग भी बन जाते हैं। मंगल की दशा में कभी कभी व्यक्ति राजनीति करता है, थोड़ा झूठ बोलता है, थोड़ा तिकड़म करता है, थोड़ी चालाकियां करता है। ये सब मंगल की दशा में गुण दोष उभर करके आएंगे। बुध की दशा में पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे होंगे, दाम्पत्य में निकटता आएगी। उसी बुध की अंतरदशा महादशा में कारोबार में बदलाव, कारोबार में और ज़्यादा फ्लरिश करना, रिसर्च के हिसाब से फोकस करना, अपने कंसंट्रेशन को और ज़्यादा गंभीर और बेहतर बनाना, क्रिएटिविटी बढ़ा देना, और कंप्यूटरी तकनीक को समझने की जो है वो एनर्जी जागृत होती है। ये बहुत छोटी बात है जो दशाओं में देखने को मिलेंगी। उसी बुध की दशा में हमें अपने दिनचर्या को फोकस करना है, बचकानी हरकतें करने से बचनी है। और बुध की दशा में व्यक्ति गुरु दीक्षा ले सकता है, जो 27 के 5वें महीने में आएगी। तो बुध की दशा में आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं, गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं, और साथ ही साथ तीर्थ यात्रा लोगों को भी कराया जा सकता है। उस बुध की दशा में व्यापार पे थोड़ा बहुत ध्यान लगाया जा सकता है, स्टॉक वगैरह में भी, बिजनेस में दिमाग लगाए जा सकते हैं, पैसे इक्विटी वगैरह में लगाए जा सकते हैं, स्वर्ण आभूषण आदि में पैसे लगाए जा सकते हैं। गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली में आपको लाभ देगा, पर सकारात्मक महत्वाकांक्षा रहेगी, वो नेगेटिव नहीं रहेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि महत्वाकांक्षा की किसी का नुकसान कर दें या करा दें। उस गुरु की दशा में संतान की प्राप्ति होगी। उसी गुरु की दशा में व्यक्ति को अनुभवों की वृद्धि होगी, विवेकवान होगा, और पेट से संबंधित समस्या गुरु की दशा में होगी। उसके अतिरिक्त अगर मैं बात करता हूँ, ये मैं नक्षत्रों के आधार पर अभी आगे चर्चा करूंगा, पर शुक्र की दशा में व्यक्ति पड़ोसियों से सुख प्राप्त करेगा, भवन, भूमि, वाहन आदि का लाभ मिलेगा, पत्नी के साथ कम्युनिकेशन बेहतर होगा, और साथ ही साथ तीर्थ यात्रा होगी, दान पुण्य, पूजा पाठ, दान आदि करने में मन लगेगा, अनुभवों की वृद्धि होगी। उसी शुक्र की दशा में व्यक्ति भाग्य का लाभ अपने कर्म के क्षेत्र में प्राप्त करेगा। शनिदेव देर से सही पर परिणाम अच्छा देंगे। शनि आपके यश, मान, पद, प्रतिष्ठा और भाग्य की वृद्धि करने वाले। उस शनि की दशा में कभी कभी कर्म क्षेत्र से बहुत अच्छा धन पत्नी से भी मिल जाता है, पत्नी से भी धन की प्राप्ति हो जाती है, पत्नी भी काम काज करने वाली हो सकती हैं, या उनको भी कुछ ट्रेनिंग वगैरह दिला करके वहाँ से भी कुछ धन कमाया जा सकता है जो घर बैठ करके हो सके। इसके साथ शनि की दशा में यश बढ़ने वाला है, भाग्य का बल बढ़ने वाला है, जबकि शनि की दशा में चोट चपेट की घटनाओं के योग भी बनेंगे, लेकिन उसी दशा काल में व्यक्ति से दान पुण्य भी होता है।
ग्रहों के नक्षत्रों के आधार पे सूर्य जिस अंश और जिस राशि जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर समराइज वे में वो आपको कभी कभी आलसी बना रहे हैं और क्रिटिकल कंडीशन में भी व्यक्ति को कई बार आत्मविश्वास में कमजोरी दे रहे हैं। चंद्रमा आपको हृदय का सपाट, ऊर्जावान, ज्ञानी और चरित्रवान बना रहे हैं, कैपेसिटी अच्छी रख रहे हैं और व्यापारिक सुख दे रहे हैं। व्यक्ति व्यापारिक नेचर का होता है। मंगल आपके जीवन में अनुराधा नक्षत्र में 8 अंश के वृश्चिक राशि में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति को तकनीक की समझ देते हैं, बाजार को समझने की शक्ति देते हैं। बुध आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको प्रेमी, भाग्यशाली, कई महिलाओं से मित्र बनाने वाला और अपने पत्नी का आदर करने वाला, थोड़ा डरने वाला भी बना रहे हैं। जबकि गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली में आपको अनुभवी, धार्मिक, चरित्रवान, आंख बंद करके आप पे विश्वास किया जा सकता है, बड़े छोटे भाई बहनों का आदर करने वाला, सबके प्रति अच्छा भाव रखने वाला और विशेषतया चरित्रवान बना रहे हैं। ये बात मैं 2 बार बोल रहा हूँ। गुरु के बाद शुक्र की बात अगर मैं करता हूं तो शुक्र आपको पड़ोसियों से फायदा देंगे, जबकि शुक्र नक्षत्र के आधार पे आपको प्रॉस्पेरिटी से युक्त रखेंगे। भूमि, भवन, वाहन, रेंटल प्रॉपर्टी, शास्त्र का ज्ञान, मर्म को समझने वाला, जिज्ञासु प्रवृत्ति का अपनी दशाओं में और सुख देने वाला बनाएंगे। जबकि शनिदेव आपकी कुंडली में स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं और राहु चतुर्थ स्थान में भाव के स्वामी के साथ बैठ करके अंश के बल के आधार पर चंद्रमा का बल प्राप्त करते हुए आपको बब्बर बना रहे हैं। यहाँ व्यक्ति किसी से भी डरता नहीं है और ये राहु और चंद्रमा के कारण है। आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जो किसी भी तरीके से आपको कोई डरा सके। आप बेहतरीन हैं, मजबूत हैं, श्रेष्ठ हैं, धार्मिक हैं, प्रणेता हैं और समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत भी हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह और न तो कुंडली कमजोर बनी है। वर्गोत्तम लग्न की कुंडली 200% नहीं, 1000% का स्वर्णाक्षर में लिख लीजिए, असफल नहीं होती है, बहुत आगे जाती है। इस वजह से आपके पास अगर क्षमता है अपने अंदर, क्योंकि कुंडली के अंदर है, और कुंडली जो होती है ना वो हमारी मातृशक्ति होती है। मातृशक्ति का अर्थ क्या है? रामचरितमानस में आरण्य कांड में भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से सरोवर के किनारे, पंपासुर के सरोवर के किनारे बैठ करके उनसे एक बात कहते हैं कि माताएं जो होती हैं वो अपने बच्चों को बड़ी सुरक्षा देती हैं, और वही जब बच्चा उनका किसी सर्प को पकड़ रहा होता है या अग्नि के समीप जा रहा होता है तो उसको पकड़ लेती हैं। क्यों पकड़ लेती हैं? क्योंकि उनको पता है कि बच्चा मेरा है पर ये जा रहा है गलत रास्ते पे, या इसको खतरा है या इसको नुकसान हो सकता है। ठीक उसी तरीके से ज्योतिष जैसा विषय जो वेदांग है हमारी सुरक्षा ऐसे ही करता है कि हमारे अंदर के गुणों को प्रकट करता है और हमारे दोषों से हमारा परिचय करा देता है। ये हमारी माता की भांति हमारी सुरक्षा करता है भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं से, और हमें आगाह करता है बड़े और छोटे भाई की तरह कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ज्योतिषी, गुरु, माता और पिता कभी भी आपका अहित नहीं चाहते हैं। एक सच्चा ज्योतिषी एक सच्चा गुरु हो सकता है और एक सच्चा गुरु आपका सही मार्गदर्शक भी हो सकता है। माता पिता जिस तरीके से आपकी प्रगति को देख करके प्रफुल्लित और खुश होते हैं, वैसे ही एक सच्चा ज्योतिषी आपकी प्रगति में अपनी प्रगति जोड़ता है ना, और उसकी प्रगति सामने वाले की प्रगति में जो उसके पास कुंडली दिखाने आया है, जैसे आपकी कुंडली अगर प्रगति को प्राप्त करेगी तो उससे मुझे अपनी प्रगति से भी ज़्यादा आपकी प्रगति से मुझे प्रसन्नता होगी। और इसमें कोई 2 राय नहीं है कि मैं अपने जितने भी लोग कुंडलियाँ मुझे दिखाने आते हैं, जब उनका कोई सुखद समाचार मुझे प्राप्त होता है, मुझे सच में मेरे रोम रोम खिल जाते हैं कि चलो किसी का अच्छा हुआ, मेरे पास जो आए थे उनका कुछ भला हुआ। और बड़ी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी मेरे पास आए तो उदास होके ना जाए और खुश होके जाए और कंफ्यूज होके ना जाए। ऐसा ये इतनी सारी चीज़ें। अब मैं आपको 2-4 चीज़ें बता दूं। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 2 रहेगा। शुभ रंग इस कुंडली के लिए सफ़ेद और नीला रहेगा। मित्रता मिथुन, तुला और धनु वालों से कर सकते हैं। शत्रुता न करिएगा मेष, सिंह और मकर वालों से। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पूरब और उत्तर दिशा में। काफ़ी हद तक ये कुंडली दक्षिण दिशा की तरफ भी जा सकती है। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में नक्षत्र मृगशीरा दान करना हो, मृगशीरा में दान करिए। दवाइयाँ खानी हो किसी अन्य नक्षत्र में खाइए, मृगशीरा में मत खाइए। जन्मदिवस मनाना हो तो मृगशीरा नक्षत्र में मनाइएगा, है ना। जो आपका अगस्त महीना है तो श्रावण माह में
कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि को जन्म दिवस मनाना है। नक्षत्र आपको 10 दिन आगे पीछे का मिल जाता है, तो मृगशिरा नक्षत्र में ही दान करना चाहिए। जन्म दिवस के दिन निश्चित रूप से दान करना चाहिए। पेट को जितना ज़्यादा हो सके शुद्ध पानी का, आपकी कुंडली में पानी कमज़ोर हो सकता है, पानी बर्बाद न करें। जल की बर्बादी आपके रोगों का कारण बन सकती है। घर की सफाई स्वयं से करिए। कुल देवता के नाम पर दीपक जलाइए। जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे की सफाई खुद से करिए। गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन आवश्यक रूप से किया जाए। क्लियर है? रत्न के आधार पर अगर मैं कोई रत्न कहूंगा तो सिर्फ एकमात्र रत्न शनि का रत्न नीली या नीलम, और गुरु का रत्न पुखराज भी आप धारण कर सकते हैं। वैसे अभी के हिसाब से शनि का रत्न नीली या नीलम सबसे उत्तम है। आपकी कुंडली वर्गोत्तम है, बहुत अच्छी बनी है। चंद्रमा से सप्तम भाव में मंगल सौभाग्यशाली, चंद्रमा से चतुर्थ स्थान में सूर्य कंफ्यूज करते हैं, चंद्रमा से बुध निर्णय देते हैं, दाम्पत्य में कभी कभी मतभेद होता है। चंद्रमा से शुक्र दाम्पत्य सुंदर, पत्नी टूटने वाली नहीं होती, बहुत अच्छी होती हैं। और सप्तम भाव पे शुक्र का प्रभाव, गुरु का प्रभाव, सूर्य और बुध का प्रभाव, पत्नी ज़्यादा दिमाग लगाने वाली है। क्लियर है? कोई भी शुभ कार्य करना होगा आप शनि की दशा में और गुरु की दशा में इस्तेमाल कर सकते हैं। संतति से संबंधित कोई निर्णय लेना हो आप बुध और गुरु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। भवन भूमि वाहन से संबंधित कोई निर्णय लेना हो आप बुध और शुक्र और शनि की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यात्रा, ट्रांसफर, नौकरी बदलना और चीज़ों को बदलना हो तो केतु और बुध की दशा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।